पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? हवा में प्रदूषण, आंख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा या इनमें से कोई नहीं। तो पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण हवा में प्रदूषण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो इनमें से प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डशी में, डेसिबल में या डेसिमल में? तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 204वां प्रश्न देखते हैं, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले? तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले के प्रयोग करने से रोकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पीएनए, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों के गति नियंत्रण के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए या इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए? तो यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास या स्यूडोमोनास? तो आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का स्यूडोमोनास जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप की मौजूदगी में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश गतिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक कुहासा? तो धूप की मौजूदगी में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से प्रकाश रासायनिक धूम बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखें, फेफड़े, त्वचा या अस्थिमज्जा? तो नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के जिस अंग पर होता है वह है त्वचा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट या गेहूं और कपास? तो गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से धान और जूट का युग्म सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के? तो लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक जल प्रदूषण के हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में अधिक मात्रा में फ्लुओरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? फ्लुओरोसिस, श्वसन रोग, दंत कोटर यानी कि कैविटी या दंत क्षय? तो जल में अधिक मात्रा में फ्लुओरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से फ्लुओरोसिस समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से सभी? तो कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से वायु प्रदूषण होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण में विश्वसनीय संकेतक है हरी शैवाल तथा जलीय ल्यूकर्टस, फर्न तथा साइकस, लाइकन तथा मॉश या नीम तथा आम? तो वायु प्रदूषण में विश्वसनीय संकेतक लाइकन तथा मॉश है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक जिसे कि डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, या CO2? तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है SO2, CO, NO2 या उपरोक्त सभी? तो इनमें से SO2, CO और NO2 ये सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक है मधुमक्खी, तितली, चूंड प्रवार यानी कि मोलस्का या डेंडलियान? तो अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक चूंड प्रवार यानी कि मोलस्का है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी? तो इनमें से जलकुंभी सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन या कोयला? तो इनमें से हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन में, ओस्लो में, ओस्का में या मैनचेस्टर में? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल पत्थर के कोयले को, चारकोल लकड़ी के कोयले को, डीजल या मिट्टी के तेल को या CNG को? तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो कोल पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फुफ्फुस थूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं चर्म शोधनशालाओं में, कोयला खनन में, मद्य निर्माणशालाओं में या सीसा उद्योग में? तो फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोग ग्रसित होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन में कार्यरत हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरक्त किरण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या पराबैंगनी किरण के कारण? तो क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से सीसा तथा कार्बन कण की पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या बेसिलस सब्टिलिस? तो खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल जनित रोग क्या है डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस या मलेरिया? तो जल जनित रोग हेपेटाइटिस है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 228 देखते हैं, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है
वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके जलने से अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी या हाइड्रोजन? तो कोयला के जलने से अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है? लोडिंग, अनलोडिंग, आशवन या अलवणीकरण? तो जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया आसवन से जानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? कोलीफॉर्म जीवाणु, स्ट्रेप्टोकॉकस जीवाणु, स्टेफाइलोकाकस जीवाणु या डिप्लोकॉकस जीवाणु? तो इनमें से कोलीफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ या विषाणु? तो जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg प्रति लीटर में है? 0.01, 0.05, 1.0 या 2.0? तो पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण 0.05 mg प्रति लीटर में है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का कार्य करता है? जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना, निलंबित ठोस पदार्थों को एकत्रित करना या गंदे पानी को विसंक्रमित करना? तो गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का कार्य गंदे पानी को विसंक्रमित करने का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव डीजल अधिकतम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी या मर्टेसी? तो जैव डीजल अधिकतम यूफॉर्बिएसी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और H2O या मेथिल एल्कोहल और H2O? तो स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में मेथिल एल्कोहल और H2O पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियान, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए अक्सर पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में इनमें से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या शीशा? तो ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है वह है शीशा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन या अनुवाद? तो बायोडीजल के उत्पादन में इनमें से ट्रांसएस्टेरिफिकेशन की क्रिया अपनाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? उष्मीय ऊर्जा, परमाणुक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? तो जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? मीनामाता रोग, ब्लैकफुट रोग, डिस्लेक्सिया या इटाई? तो कैडमियम प्रदूषण इटाई से संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा?
तो वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल या ब्यूटेन? तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें से सर्वोत्तम ईंधन मीथेन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन या ऑक्सी एसिटिलीन? तो इनमें से ऑक्सी मीथेन की ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? विरंजक बहिस्राव, वाहित मल, भारी धातुएं या रंजक बहिस्राव? तो इनमें से वाहित मल जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? शैवाल, फंजई, बैक्टीरिया या लाइकेन? तो वह जीव लाइकेन है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कचरा, ई कचरा, पीसी कचरा या भौतिक कचरा? तो निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण केरल में हो गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 10 से 15 डेसिबल के बीच, 16 से 35 डेसिबल के बीच, 40 से 45 डेसिबल के बीच या 70 से 100 डेसिबल के बीच? तो भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा 40 से 45 डेसिबल के बीच है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, काष्ठ या परमाणु ईंधन? तो इनमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत काष्ठ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? कथन, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण या अल्ट्रावायलेट किरणन? तो जल शोधन का निस्यंदन तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जकरांदा, जैट्रोफा या जूनिपर? तो जैव ईंधन जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा या कैडमियम? तो इनमें से सीसा किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जलवाष्प, जल और धुआं, अग्नि और जल या धुआं और कोहरा? तो धूम्र कोहरा धुआं और कोहरे के संयोजन से बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर जल विश्लेषण के लिए BOD परीक्षण की अवधि कितने दिनों की है? 5, 7, 9 या 10? 20 डिग्री सेल्सियस पर जल विश्लेषण के लिए BOD यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण की अवधि 9 दिनों की है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी?
तो फॉसिल ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक? तो इनमें से जल जनित रोग मलेरिया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है? हृदयघात, दीर्घकालिक श्वसनी शोथ, दमा या वातस्फीति? तो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है दीर्घकालिक श्वसनी शोथ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम या प्लास्टिक? तो इनमें से कागज जैव निम्नीकरणीय है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलेटिका का होना एक संकेत है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का या कार्बनिक द्रव्य के क्षय का? तो पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलेटिका का होना प्रदूषित जल का संकेत है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट या मेथिल आइसोथायोसाइनेट? तो भोपाल त्रासदी के दौरान एथिल आइसोथायोसाइनेट गैस निकली थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग? तो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जिसके द्वारा थर्मल पावर प्लांट संयंत्र उत्पन्न होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है? क्रोमियम से, लेड से, कैडमियम से या आर्सेनिक से? तो बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर आर्सेनिक से प्रदूषित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? फॉस्फेट, मरकरी, नाइट्रोजन या कॉपर? तो सुपोषण नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हेक्सावैलेंट क्रोमियम किसके बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है? शर्करा उद्योग, मद्य निर्माणशालाएं, चर्म शोधनशालाएं या दुग्धशालाएं? तो हेक्सावैलेंट क्रोमियम चर्म शोधनशालाओं के बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषक है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टॉस? तो जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या धूम्र? तो इनमें से हाइड्रोकार्बन गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने योग्य जल में आर्सेनिक की क्या मात्रा होनी चाहिए? 0.005 ग्राम प्रति लीटर, 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर या 0.05 ग्राम प्रति लीटर? तो पीने योग्य जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? कॉपर, क्रोमियम, लेड या कैल्शियम? तो बड़े शहरों में लेड की उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लेड विषाक्तता कहलाता है? इटाई इटाई, प्लम्बिस्म, न्यूरालगिया या बाइसिनोसिस? तो अति लेड विषाक्तता प्लम्बिस्म कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त भोजन एवं जल के उपभोग से निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी होती है? मिनीमाता, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम या एस्बेस्टोसिस? तो नाइट्रोजन युक्त भोजन एवं जल के उपभोग से मिनीमाता बीमारी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी होती है? लेड, NO2, SO2 या Hg?
तो मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में लेड तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होनी चाहिए 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 45 डेसिबल होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एरोसॉल है हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, हवा में उपस्थित प्रदूषित गैस, हवा में उपस्थित छोटे धूलकण या हवा में उपस्थित हरितगृह गैस। तो एरोसॉल हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है औद्योगिक उत्पादन, ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग, परिवहन या ठोस अपशिष्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा या डेंगू। तो इनमें से जल जनित रोग हैजा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है, 5.5 से 7 माइक्रोन्स, 27 माइक्रोन से अधिक, 8 से 13 माइक्रोन्स या 0.1 से 30 माइक्रोन्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड 5.5 से 7 माइक्रोन्स की सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती, अपवाहन, वन कटाव, अपक्षालन या अतिकृषि। तो इनमें से अपवाहन से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्यिक क्षेत्र, उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा या पावर प्लांट। तो शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़क परिवहन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, हाइड्रोजन, एथेनॉल, बायोगैस या सीएनजी। तो इन ऊर्जा ईंधनों में से सीएनजी ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीना माता घटना से कौन सी विषाक्त धातु जुड़ी है, कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या सीसा। तो मीना माता घटना से पारा विषाक्त धातु जुड़ी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है, 6.5 से 8.5, 5.0 से 6.5, 6.5 से 7.0 या 7.0 से 8.5। तो पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा 6.5 से 7.0 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन अभिकलन के लिए, जल तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन में। तो जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड जलीय तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए एक मानक मापदंड है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष या पर्णपाती एवं शंकुधारी वृक्ष। तो इनमें से पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना,
प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण। तो इनमें से जीवन प्रक्रियाओं का एक युग्म वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन या टैगा? तो प्रेयरी पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीओम या निकेत? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं। सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन या मरुस्थल? तो अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूं, चना, आलू या मक्का? तो इनमें से चना फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा या इनमें से कोई नहीं? तो जलीय तथा कीटभक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा पारितंत्र है घास भूमि, झील, समुद्र या वन? तो सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस, चावल, मनी प्लांट या टीक? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा मनी प्लांट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है? स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड या सेल्वास? तो इनमें से सेल्वास घास स्थल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? वेल्ड, सवाना, पंपास या प्रेयरीज? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपास या प्रेयरीज? तो इनमें से सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय सवाना, मध्य अक्षांश घास स्थल या टैगा? तो इनमें से मध्य अक्षांश घास स्थल बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? तो सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत या उत्तर भारत? तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस? तो किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आखिरी और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10%, 23%, 33% या 53%?
तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो गाइस ये सीरीज 303 प्रश्नों का कंप्लीट होता है। और गाइस मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूँ कि यदि आप सीटेट, टेट या अदर एग्जामिनेशन जिसमें कि ईवीएस शामिल होता है, अगर आप इस 303 क्वेश्चंस के यानी जो चुनिंदे क्वेश्चंस है 303, अगर आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ पर्यावरण के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।